Good evening, guys. Myself Saurabh Sharma. I'm welcoming you to on my channel, The Florio. Today I'm coming with a topic stress biology. स्ट्रेस बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक होगा प्लांट स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो कोई भी चीज़ अगर हमारे नॉट हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा है या कोई भी चीज़ का अमाउंट कम है, देन कॉजिंग इन स्ट्रेस इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट के लिए स्ट्रेस क्या है? फॉर एन स्ट्रेस फॉर एन प्लांट कैन बी डिफाइंड एज एनी एक्सटर्नल फैक्टर जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे प्लांट की ग्रोथ को, उसके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी को और उसके सर्वाइवल को। तो वो उसके लिए स्ट्रेस। तो प्लांट जो स्ट्रेस होता है वो एक एडवर्स इफेक्ट शो करेगा प्लांट पे, जिसकी वजह से कुछ सडन ट्रांजिशन होंगी और सम ऑप्टिमल इन्वायरमेंट कंडीशन में वो अपनी इनिशियल होमोस्टैटिक स्टेट को डिसरप्ट कर लेगा। तो प्लांट स्ट्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी कैटेगरी, दैट इज एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में अगर मैं बात करूं तो लाइक हो गया आपका सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, साल्ट, टच, विंड। और बायोटिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं, कोई भी इंसेक्ट्स हो गए यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस हो गए, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, लाइक दैट। तो एबायोटिक स्ट्रेस अफेक्ट करेगा प्लांट को या डैमेज करेगा केमिकली और फिजिकली, वेरस बायोटिक स्ट्रेस बायोलॉजिकली हार्म करता है इसे, ठीक है। और बायोलॉजिकली हार्म ऐसे भी नहीं कर रहा है कि हमेशा ही रहेगा ये। in biotic stress, plant only in stress condition when those biotic thing is biotic stress में क्या होता है, प्लांट तब फेस करता है इस स्ट्रेस को जब वो बायोलॉजिकल चीजें उसके साथ एक्सपोज हो रही हैं, या वो प्लांट उन बायोलॉजिकली थिंग्स के साथ एक्सपोज कर रहा है अपने आप को। या तो ये स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए रहेगा या ये लाइफ टाइम तक रहेगा। लाइक है ना, टिड्डियों का आतंक आपने आजकल न्यूज में देखा ही होगा कि टिड्डे क्या करते हैं, पूरी की पूरी फील्ड को चट कर जाते हैं। लाइक दैट इंसेक्ट्स हो गए, पैथोजेंस हो गए। बॉलवॉर्म जो था क्या करता था, कॉटन बॉल्स को क्या करता था, उनको खा लेता था, जिसकी वजह से गॉसिपियम के प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में आ गए थे, ठीक है। और लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी भी आपका स्ट्रेस कॉज कर सकती है, ठीक है। स्लाइड। तो अब ऐसा नहीं है कि प्लांट जो स्ट्रेस फेस कर रहा है दैट कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि प्लांट क्या करता है, स्ट्रेस की वजह से इंजर्ड हो जाएगा, या तो वो एग्जिबिट करेगा कुछ ऐसी कंडीशंस, यानी मतलब अपने कुछ पार्ट्स को डिसफंक्शन कर देगा। लाइक दैट उसकी कुछ लीव्स खराब हो गई, या उसका रिप्रोडक्शन इनहिबिट हो गया, या फ्लावर का प्रोडक्शन इनहिबिट हो गया, या सीड का प्रोडक्शन इनहिबिट हो गया, या सीड स्टेराइल हो गया, लाइक दैट। अगर स्ट्रेस मॉडरेट है यानी लेस इफेक्ट है और थोड़े टाइम के लिए है, तो ये प्लांट को टेम्परेरी इंज्योर करेगा और ये अपने आप हट जाए, और प्लांट क्या करेगा, रिकवर कर लेगा अपने आप को जब वो स्ट्रेस हट गया। जैसे ही वो स्ट्रेस दोबारा आएगा, देन प्लांट आल्सो कैन फेस स्ट्रेस। स्ट्रेस हट गया, इट कैन रिकवर देमसेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर प्लांट पे स्ट्रेस बहुत लंबे देर तक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स के बहुत सी चीजें इनहिबिट हो जाएंगी। लाइक दैट इट मे प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग, उसके सीड फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा, इंड्यूस करेगा सेनिसेंस को, विच अल्टीमेटली लेट्स टू प्लांट डेथ। और ऐसे प्लांट को हम ससेप्टेबल प्लांट बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस चाहे बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस क्रिएट करेगा। अब स्ट्रेस की कंडीशंस कैसी हैं, इसके बेस पे प्लांट कैन सर्वाइव और डेथ। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, अगर रेजिस्टेंस है, अगर वो उससे बच रहा है और अपने आप को एकदम नॉट अवॉइड नहीं कर रहा, उससे खिलाफ कुछ रणनीति अपना रहा है, ठीक है,
तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ कुछ जीन्स ऐसे उसने अपने मॉडिफाई कर लिए जिससे वो उसको ईजिली एक्सेप्ट कर रहा है और चेंजेस कर लिए, अडेप्टेशंस कर लिए उसने अपने आप में, ठीक है। तो वो प्लांट ग्रो कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। अब जो प्लांट अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाया सेनीसेंस में जाएगा और डेड हो जाएगा। कुछ प्लांट क्या करते हैं, स्ट्रेस को अवॉइड ही कर देते, हमें नहीं चाहिए स्ट्रेस, और वो सर्वाइव कर जाते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस, टेम्परेचर, वाटर और साल्ट। तो आज हम टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादा अमाउंट किसी चीज़ का या किसी चीज़ का कम अमाउंट कॉजिंग एन स्ट्रेस, ठीक है, दोनों चीज़ें स्ट्रेस कॉज करती हैं। तो एबायोटिक स्ट्रेस डिफाइन होता है एज एन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एन नॉन लिविंग फैक्टर। ये नॉन लिविंग फैक्टर पे इम्पैक्ट करेगा और लिविंग फैक्टर पे भी करेगा, यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स का इम्पैक्ट अगर हो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे तो वो एबायोटिक स्ट्रेस कहलाएगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं कि हम एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, जैसे धूप है, बहुत गर्मी है, ड्रॉट कंडीशन है, दैट इज इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ठीक है। हाई टेम्परेचर इफेक्ट, हाई टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से सबसे पहले जो प्लांट में इफेक्ट होती है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपकी सबसे पहले इफेक्ट होगी। कैसे फोटोसिंथेसिस सबसे पहले इफेक्ट हो रही है, प्लांट जैसे ही आपका फेस कर रहा है हाई टेम्परेचर यानी हाई लाइट, इंटेंसिटी लाइट भी बहुत हाई है, तो देयर लीफ शुड बी बर्न डाउन, ये देखो बर्न हो रही, ठीक है। इसकी वजह से क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में इफेक्ट होगा। ग्रेना आपके जो है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड का ऑल्टरेशन हो जाएगा, थाइलाकोइड के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, जिसकी वजह अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस इनहिबिट होगी। जो अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स करता है प्लांट इन फोटोसिंथेसिस, और जो अमाउंट ऑफ CO2 ये अमाउंट ऑफ CO2 एक्सपेल आउट करता है। देखो, एक चीज होती है आपकी फोटोसिंथेसिस, एक होता है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 को फिक्स करता है, तो जितना अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वो एक्सपेल आउट करता है। तो इतने बीच का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। ये कंपनसेशन पॉइंट से जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, इसको हम टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। इससे अगर हाई चला गया टेम्परेचर देन प्लांट सफर फ्रॉम एन स्ट्रेस। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करेगी, फिर रेस्पिरेशन, फिर आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह के बाद आपका मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी इफेक्ट करेगी, ठीक है। आयरन लीकेज होने लग जाएंगे जिसकी वजह से मेम्ब्रेन इफेक्ट होगा। मेम्ब्रेन इफेक्ट होने की वजह से अल्टीमेटली ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी। तो हाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जस्ट नॉट इफेक्ट दीज कंडीशंस, इट आल्सो इफेक्ट सम अदर्स व्हिच इज लाइक दैट अल्टरेशन फोटोसिंथेसिस में, यील्ड का प्रोडक्शन रुक जाना या कम हो जाना, अल्टरेशन इन ड्राई मैटर पार्टीशनिंग, उसके पार्ट्स ड्राई होते जा रहे हैं जिसकी वजह से उसका उसमें कार्बोहाइड्रेट या कोई भी जो प्रोटीनेशियस कंपाउंड है उनका मैटर कम हो जाता है। फिनोलॉजी में भी अल्टरेशन आ जाती है, हम ठीक से उसकी स्टडी नहीं कर पाते, वाटर लॉस तो होता ही होता है, डेवलपमेंट भी इम्प्रॉपर रह जाती है, और अगर सीड जर्मिनेट कर गया तो उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, और अगर सीड है तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्रॉप की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है, प्लांट ग्रोथ आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका रिडक्शन हो जाता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है। अब एक बार और इसको हम रिटर्न में देख लेते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो रेंज है प्लांट के सर्वाइवल की इन टेम्परेचर में वो है 0 to 45 डिग्री सेल्सियस। बिलो दिस एंड बिलो अबव दिस प्लांट फेजेस इन स्ट्रेस। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे 40 लिख लिया लेकिन 45 हो चुका है, ठीक है। जितने भी प्लांट 0 डिग्री से नीचे होते हैं और 45 से अबव होते हैं वो इस टेम्परेचर स्ट्रेस से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो C3 प्लांट्स हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे हाइयर टेम्परेचर से एज कम्पेयर टू C4, क्योंकि C4 प्लांट्स ने क्या करा है, एक नई टेक्निक अपनाई है जिसकी वजह से
वो इस टेम्परेचर स्ट्रेस से अपने आप को बचा लेते हैं। तो indirectly we can say that stress causing एन evolution in plant। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। कैसे? कोई चीज़ आपकी कंटिन्यूसली स्मॉल अमाउंट में प्लांट के अंदर होती जा रही तो एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा दे हैव टू ओवरकम फ्रॉम दिस, उनको ओवरकम होना है उस चीज़ से, तो दे हैव टू या तो उसको वो अपना लेंगे या उससे इवॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, आरओएस जनरेशन स्पीसीज के जो प्लांट हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के प्लांट, वो उन सेल्स में अपोप्टोसिस कॉजेज करा देते हैं जो टेम्परेचर स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर किसको इंज्योर करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसे इंज्योर हो रहा है? थाइलाकॉइड के डिस्टर्बिंग में स्ट्रक्चर में डिस्टर्ब हो जाता है, ग्रैनस डेवलप हो जाते हैं और उनकी स्टैकिंग एबिलिटी भी इफेक्ट करती है, विच अल्टीमेटली डिस्टर्ब द क्लोरोप्लास्ट और इंज्योर द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इंज्योर्ड हुआ तो फोटोसिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर जो टिश्यूज हैं हायर प्लांट में वो सरवाइव नहीं कर पाते अब 45 डिग्री सेल्सियस में। और इससे मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बोथ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस इनहिबिट होगी, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, आफ्टर दैट रेस्पिरेशन। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फोटोसिंथेटिक रेट ड्रॉप आउट हो जाएगा बिफोर रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, वो ग्राफ जो आपको दिखाया था वो यही बता रहा था कि फोटोसिंथेसिस इफेक्ट फर्स्ट, आफ्टर दैट रेस्पिरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो जो टेम्परेचर एट विच अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स होता है फोटोसिंथेसिस से, उतना ही अमाउंट ऑफ रिलीज होता है रेस्पिरेशन के टाइम। इसी को टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, तो इसको एक बार रीड आउट कर लें। तो इस टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट से जैसे ही टेम्परेचर अबव जाता है फोटोसिंथेसिस CO2 को फिक्स नहीं कर पाती है, कार्बन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी और एज एन सबस्ट्रेट यूज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन ही सब इनहिबिट हो जाएगा और अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट रिजर्व डिक्लाइन हो जाएंगे। यील्ड प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, देखिए। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट रिजर्व डिक्लाइन हो गए, फ्रूट्स और वेजिटेबल अपनी स्वीटनेस को खो देते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ फ्रूट या वेजिटेबल्स रिड्यूसेस। सेम प्लांट अगर एक ही प्लांट, जैसे एक प्लांट अगर हीट टेम्परेचर स्ट्रेस को फेस कर रहा है यानी हीट स्ट्रेस को फेस कर रहा है, वो क्या करेगा, उसमें सभी लीव्स नहीं टेम्परेचर स्ट्रेस को फेस कर रहे होते हैं। मान लो कुछ शेड में है तो टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट उन शेडेड लीव्स में कम रहेगा एज कम्पेयर टू उन लीव्स में जो लाइट को एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइड और कवर कर लेते हैं। ओके, तो हायर टेम्परेचर पे जैसे जैसे आपका हायर टेम्परेचर होता रहता है वैसे वैसे बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती रहती है। मेम्ब्रेन के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूटती रहती है, इनका स्ट्रेंथ वीक होता रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरैक्शन जो है प्रोटीन्स का और मेम्ब्रेन का एक्वस फेस में, वो रिड्यूस होता रहता है। तो हायर टेम्परेचर अल्टीमेटली मॉडिफाई द मेम्ब्रेन कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन भी मॉडिफाई कर देगी, इसका स्ट्रक्चर भी, जिसकी वजह से लीकेज होने लग जाएगा आयंस। ठीक है, तो मेम्ब्रेन डिसरप्शन आल्सो कॉज द इनहिबिशन ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड दिस। ठीक है, साथ में इसकी एक्टिविटी उनको भी इफेक्ट करेगी जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को भी इफेक्ट करेगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस टेम्परेचर पे आपकी फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो रही है उस पर एंजाइम्स भी इनहिबिट हो जाएंगे, नहीं। एंजाइम्स का डीनेचरिंग टेम्परेचर इज मोर एज कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस इनहिबिशन। तो एंजाइम्स बाद में डीनेचर्ड होते हैं, पहले फोटोसिंथेसिस, लेकिन डीनेचर होने के बाद वो एक्टिविटी लूज कर लेंगे। ठीक है, हायर देन दैट एट विच फोटोसिंथेसिस बिगिन टू डिक्लाइन। The result suggests that early stages of heat injury to photosynthesis are more directly related to change in membrane property. ये रिजल्ट ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ये कहते हैं कि जो हायर टेम्परेचर जो फेस कर रहा है, जब फोटोसिंथेसिस इंजर्ड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है हीट स्ट्रेस की वजह से, वो डायरेक्टली रिलेट करेगी मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ में।
और उन एनर्जी ट्रांसफर अनकपलिंग रिएक्शंस में जो क्लोरोप्लास्ट के मैकेनिज्म क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, एज कंपेयर टू दैट प्रोटीन विच कैन बी डीजेनरेट एट हायर टेम्परेचर। यानी हायर टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स हैं वो बाद में डीनेचर्ड होंगे, यानी एंजाइम्स जब डीनेचर्ड हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेम्ब्रेन उस टाइम तक चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये दो प्लांट्स का आपको डाटा दिया गया है। दिस डायग्राम आई हैव टेकन फ्रॉम द तेज एंड जाइगर, वेरी गुड बुक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ये डाटा ये बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस पहले इफेक्ट करेगी। आप ये देख लीजिए, एट्रिप्लेक्स सेबुलोसा जिसको फ्रोसिट ओरेखी भी कहते हैं, इसमें ये देखो ये फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस जब कम्प्लीटली इनहिबिट हुई है तब तक रेस्पिरेशन इनहिबिशन शुरू भी नहीं हुआ, मतलब शुरू तो हो चुका, शुरू नहीं हुआ है। देखिए ना, लीकेज शुरू हुआ, तो रेस्पिरेशन और आयन लीकेज इज रिक्वायर्ड फार मोर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबसे पहले इफेक्ट होगी, दोनों प्लांट्स में देखिए। ठीक है, तो जैसे ही आपकी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो गया, उसके ठीक थोड़ी देर बाद आपका रेस्पिरेशन और आयन लीकेज भी शुरू हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस मोर सेंसिटिव टू हीट स्ट्रेस as compared to both of these other process. This is a respiration and this is a membrane stability. Membrane stability की वजह से ion leakage out होता है। ठीक है, ओके। तो अब इस स्ट्रेस से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। कुदरत में हर चीज मुमकिन है, तो किसी चीज से बचने के लिए कुदरत कुछ ना कुछ तरीके निकाल ही लेती है। Like that, plant also evolve themselves or adapt themselves to protect from this heat stress. ठीक है, जो एक्सेसिव हीटिंग हो रही है उसने उससे अपने आप को बचाया। कैसे बचाया? अपनी लीव्स को बचाया। सबसे पहले तो स्टोमाटा को क्लोज कर दिया डे में, जो C4 प्लांट्स में होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम हुआ। तो प्लांट ने अगर हाई टेम्परेचर को फेस भी किया तो एटलीस्ट उसके अंदर वाटर स्ट्रेस तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर वाटर का अमाउंट प्रेजेंट रहेगा तो वो हाई टेम्परेचर को भी फेस कर लेते हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने हेयर्स को जनरेट किया ऑन देयर स्टेम, ऑन देयर लीव्स आल्सो, जिसकी वजह से सनलाइट आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, ऐसे आई और ये रिफ्लेक्ट बैक चलेगी। साथ में लीव्स पे आपका एक वैक्सी मटेरियल होता है, दैट इज आपका किससे बनता है? सुबेरिन की डिपोजिशन के कारण होता है। ठीक है, सुबेरिन हो गया और एक और मटेरियल होता है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, तो इसलिए इसको क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल तो आपने सुना ही ना, वैक्स की डिपोजिशन होती है उसको। ओके, ये रहा मेरा कर्सर। तो इसकी वजह से क्या होता है, वैक्स की डिपोजिशन की वजह से आपका सेलुलोज की होती है, आई थिंक, नॉट सेलुलोज, क्यूटिन होता है, क्यूटिन। तो क्या है, इसकी डिपोजिशन की वजह से सनलाइट आल्सो रिफ्लेक्टेड बैक, सनलाइट रिफ्लेक्टेड हो गई, हीट स्ट्रेस से बच गया। सम प्लांट आल्सो रोलिंग डाउन देयर लीव्स टू अवॉइड द हीट स्ट्रेस, या हीट स्ट्रेस से बचने के लिए। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो या हीट रेजिस्टेंस हो, डिपेंड करेगा उस कंडीशन पे कि आपका सूखा पड़ रहा है या टेम्परेचर हाई हो रहा है। उसी कंडीशन पे प्लांट अपने आप को अडेप्ट करेगा। ठीक है, तो सम प्लांट आल्सो क्या करते हैं, उन्होंने अपने लीफ की ओरिएंटेशन ही चेंज कर दी। वेयर इज माय कर्सर? ओरिएंटेशन कहने का मतलब, मान लो ये प्लांट है तो हॉरिजॉन्टल लीव्स की ओरिएंटेशन की जगह उन्होंने अपनी लीव्स की ओरिएंटेशन वर्टिकली कर ली, लाइक दिस। यूकेलिप्टस में आप देखोगे, ठीक है, यूकेलिप्टस में आप देखोगे कि प्लांट की जो ओरिएंटेशन है, लीव्स की जो ओरिएंटेशन है उसमें वो वर्टिकल है। वर्टिकली से क्या हुआ, ये है प्लांट, ये लीव्स है। ठीक है, लाइट इसके ऊपर एक्सपोज हो रही है तो यहाँ के आपके लीव्स का पोर्शन बच जाएगा, यानी लीव्स कैन नॉट बी बर्न कम्प्लीटली। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो ये कंप्लीट बर्न हो जाती। ठीक है, तो वर्टिकल कर ली।
और कुछ प्लांट्स ने अपनी लीफ को डायमॉर्फिक कर लिया, यानी डिवाइड कर लिया और अपनी लीव्स को डायसेक्टेड कर लिया, डायमॉर्फिक लीव्स बना लिया लाइक दिस, ठीक है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस रिड्यूस हो गया और साथ में बाउंड्री लेयर जो है उनको मिनिमाइज कर लिया और लेयर्स को थिक कर लिया, बाउंड्रीज की अंदर के बीच के जो लेयर्स है ना उनको थिक कर लिया और मैक्सिमाइज कर दिया कन्वेक्टिव एंड कंडक्टिव हीट लॉस को, ठीक है। तो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं लाइक इन श्रब, ब्रिटल बश आप जो दिल्ली के फ्लोरा में भी देखोगे, ये मेट्रो स्टेशन के नीचे बहुत मिलता है, वाइट ब्रिटल बश, ठीक है, वाइट कलर का है, लेकिन दिल्ली में आपको रेड कलर का मिलेगा, ऐसे ब्रश टाइप का फ्लावर होता है, डायमॉर्फिक लीव्स होती हैं इसकी, ठीक है। डायमॉर्फिज्म की वजह से इसने अपने आप को क्या करा, हीट स्ट्रेस से बचा लिया, ठीक है। तो जो आपके एक्सेसिव हीट पड़ रही है तो डायमॉर्फिक की वजह से वो हीट स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। अब ग्रीन नियरली हेयरलेस लीव्स फाउंड इन द विंटर आर रिप्लेस्ड बाय वाइट प्यूबिसेंट लीव्स इन द समर। तो इसमें क्या है, जो ग्रीन नियरली हेयरलेस लीव्स हैं वो विंटर में मिलती हैं और अब समर में देखोगे तो उसमें आपको कम्प्लीटली वाइट प्यूबिसेंट लीव्स मिलेंगी, ठीक है। तो उसने ये अडेप्टेशंस करी है अपने आप को बचाने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे हीट स्ट्रेस के बारे में। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, एंड आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।